वेलकम बैक टू जुनून बैच। देखिए आज हम लोग सॉल्यूशन नंबर 2 करेंगे, टेस्ट नंबर 2 का। हम लोग यहाँ पर टेस्ट 3 तक हो चुका है हमारे इनलाइटन ग्रुप में। इनलाइटन चैनल के ऊपर टेस्ट नंबर 3 तक हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं। टेस्ट नंबर 3 का रिज़ल्ट भी आ गया है और टेस्ट नंबर 3 का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो अगला टेस्ट हो, टेस्ट नंबर 4 हो, उसमें रिज़ल्ट कम से हर हम लोग मैक्सिमम बच्चों का ये चाहते हैं रिज़ल्ट कि कम से कम 600 आए, उससे कम ना आए। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी ठीक से। आपको डीपीपी दे दिया गया, प्रोवाइड कर दिया गया है और सिलेबस भी बहुत छोटा है। अगला टेस्ट में जो टेस्ट नंबर 4 होगा, इसमें से फ्रिक्शन आएगा और केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर है, बायो का भी एक चैप्टर है। तो सिलेबस को काफ़ी रिड्यूस किया गया है। आप लोग पूरा मेहनत कीजिए और 600 प्लस लाइए। 600 प्लस एक बार आप अगर देख लेंगे अपना नंबर, तो आपको भी बड़ी खुशी होगी और हमें भी बड़ी खुशी होगी। आपको अपना ये नंबर 600 देख के बहुत मोटिवेशन मिलेगा और उसके बाद आपको पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए नीट जो हम लोग अब इस नीट का जो पैटर्न दिया जा रहा है, नीट का पैटर्न में सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है, लगन की ज़रूरत है, जुनून की ज़रूरत है। नीट का पैटर्न देखिए, क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आज से जो पहले मेडिकल का एग्ज़ाम होता था 5 साल 10 साल पहले, तो वहाँ उस वक्त नीट का या मेडिकल का पेपर बहुत अच्छे हुआ करते थे। अभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको पता है कि एनसीईआरटी फॉलो करने से और लगातार मेहनत करने से, एक ही एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए और आपका कोई भी कोचिंग पढ़िए, आप वहाँ का सिर्फ अगर मॉड्यूल पेपर सॉल्व कर लीजिए तो आपका काम यहाँ से बन जाता है। बहुत बड़े बड़े किताबों को या बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स को भी फॉलो करने से ही नहीं होगा। वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से हो। आपका अभी जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप खुद भी कोई एक मॉड्यूल पेपर ले लीजिए, उसको ही पूरा ठीक से सॉल्व कीजिए और एनसीईआरटी को हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है, अभी देखिए फ्रिक्शन, अभी हम लोग फिजिक्स का, बायो का तो लेक्चर नहीं आ पा रहा, सर का कुछ टेक्निकल इशू है, अभी आ जाएगा। 2-4 दिनों में टेक्निकल इशू सारे दूर हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। और फिजिक्स का लेक्चर सब बना हुआ है, इसके बाद सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है, लेकिन फिजिक्स का लेक्चर मैं नहीं दे रहा हूँ अभी, जानबूझ कर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको जो कमिंग टेस्ट आने वाले हैं उसके लिए फ्रिक्शन का हम लोग का तैयार है। सिर्फ एक लेक्चर मैं डालूँगा आज या कल। उसमें क्या होगा कि फ्रिक्शन के जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, कुछ नीट के अच्छे न्यूमेरिकल्स है, वो सॉल्व करके दूंगा। अदरवाइज फ्रिक्शन का चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है और जो बुधवार को, वेडनेसडे को जो टेस्ट होगा उसमें फ्रिक्शन आएगा, तो मेरा सिलेबस कवर है। इसीलिए आप बुधवार तक एक काम कीजिए, केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस आ रहा है, जो भी लेक्चर आ रहे हैं, उस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, ताकि जो कमिंग टेस्ट है, हम लोग टेस्ट नंबर 4 की तैयारी कर रहे हैं और कि सर मैक्सिमम बच्चों का 500 प्लस हो। और देखिए आप ठीक से तैयारी कीजिएगा। फ्रिक्शन तो हम नहीं दे रहे हैं, फ्रिक्शन के बाद तो अभी लेक्चर डाल नहीं रहे हैं, जानबूझ कर नहीं डाल रहे हैं कि आप केमिस्ट्री की तैयारी कीजिए, बायो की तैयारी कीजिए। फ्रिक्शन का सिलेबस कवर है कमिंग टेस्ट के हिसाब से, तो इसको आप ठीक से आगे पढ़िए। केमिस्ट्री पढ़िए, बायो पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, तीनों को बैलेंस पढ़िए सभी लोग। और टेस्ट में 500 प्लस लाइए। आप एक चैप्टर का टेस्ट है, इसमें 500 प्लस ला के आप दिखाइए। 600 मैक्सिमम बच्चों का दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मिला, जिसमें बोला जा रहा है कि 2 पुली दिया हुआ है, 2 पुली से ऐसे रोप से हैंग किया हुआ 2 मास, यहाँ पे एक मास है, पूरा सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम, तो थीटा कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला मास ज़्यादा है, तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा, तो नीचे आएगा। देखिए बोला सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम का मतलब रुका रहेगा, इसका मतलब ऊपर में जो फोर्स है वो इसको बैलेंस करेगा। तो ऊपर में कौन सा फोर्स होगा, ये टेंशन टी है, यहाँ भी टेंशन होगा टी, यहाँ भी टेंशन टी होगा। तो ऐसा क्वेश्चंस हम लोग पहले किए हैं, जो न्यूटन्स लॉ का लेक्चर होगा आप उसमें देखिएगा, उसमें ऐसा सेम क्वेश्चन बना हुआ है। 2t cos थीटा यहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ फोर्स, इसका इसमें टेंशन टी है तो यहाँ भी टेंशन टी आएगा, एक ही रोप है,
तो इसका टेंशन ऐसे टूटेगा 2t cos थीटा, इसका टेंशन ऐसे टूटेगा 2t cos थीटा। यहाँ पे अगर इस मास को हम लोग बैलेंस करें तो t इक्वल टू मिल जाएगा हम लोग को mg, t इक्वल टू मिलेगा mg, ठीक है। तो इस मास का अगर हम FBD बनाएं, √2m का FBD बनाएं, तो ऊपर की तरफ मिलेगा 2t cos थीटा और नीचे मिलेगा आपको √mg फोर्स मिलेगा। तो t की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग mg cos थीटा। अगर if सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन 2t cos थीटा इक्वल टू 2t मतलब mg cos थीटा इक्वल टू √2mg, ठीक है। अब देखिए ये mg कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा हो गया √2/2 मतलब 1/√2, तो थीटा मिल गया आपको 45 डिग्री। ये आंसर हो गया सी नंबर। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो ये आंसर मिलेगा आपको 45 डिग्री का, ठीक है। सर्दी हो गई है, माफ़ कीजिएगा, बीच में थोड़ा थोड़ा होता रहेगा इस तरह से। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। इसमें दिया फोर्स और टाइम, फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि बॉडी का मास है 2 kg, उसकी इनिशियल स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल स्पीड फाइंड करनी है। तो फाइनल स्पीड आप अगर फाइंड करना चाहते हैं, FT ग्राफ है, तो आप लोगों को पता होगा FT ग्राफ में क्या मिलता है। FT ग्राफ में इम्पल्स मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन मोमेंटम। FT ग्राफ में क्या मिलता है, इम्पल्स मिलता है। तो आपको पता ही है कि पूरा फिजिक्स में, यहीं पर नहीं पूरा फिजिक्स में, अगर दो किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीसरा जो क्वांटिटी आ रहा है वो उसका एरिया अंडर कर्व से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह F इंटू टी है, इसको इम्पल्स बोलते हैं। प्रेशर इंटू वॉल्यूम है, उसको वर्क डन बोलते हैं गैस में। तो ये सारा वर्क डन एरिया अंडर कर्व से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग अगर इसका एरिया अंडर कर्व निकालें, एरिया अंडर कर्व अगर फाइंड करें तो ये हम लोग को इम्पल्स मिल जाएगा। इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। तो पहले एरिया अंडर कर्व फाइंड कर लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं फाइनल स्पीड। देखिए इसमें क्या है, एक एरिया ये है, ट्रायंगल है, दूसरा रेक्टेंगल है, देखिए तीसरा ये ट्रायंगल बोल दीजिए, इसको रेक्टेंगल बोल दीजिए, और 5 नंबर भी रेक्टेंगल है। तो 4 और 5 को हम एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो टोटल एरिया अगर हमको निकालना है तो ये एरिया A1 निकालेंगे 1 का, तो हाफ इंटू 2 इंटू हाइट। हाइट कितनी दी हुई देखना पड़ेगा, मैं लिखा नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो ये ग्राफ में 4 न्यूटन था, ये 2.5 न्यूटन है। इम्पल्स एरिया अंडर कर्व से फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो इसका एरिया सभी को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो एरिया नंबर 1 का क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इसका रेक्टेंगल है तो 2 इंटू 4, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है 2 इंटू 4। ये 3 और 4 को ट्रेपेजियम बोल के एक साथ मैंने निकाल दिया। 3 और 4 को ट्रेपेजियम बोला और एक साथ निकाल दिया। ट्रेपेजियम में क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला से ये सॉल्व हो गया। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब पैरेलल साइड कौन सा होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा, दोनों का सम कर लीजिए। और इसके बाद इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 0.5 है, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो ट्रापेजियम मान के आप बना लीजिए, या आप ऐसा कीजिए कि इसको ट्रायंगल इसको रेक्टेंगल में बांट के बनाइए, आपका मर्जी। या आप ऐसे बहुत सारा तरीका है, जैसा भी आपको सहूलत हो वैसे सॉल्व कर लीजिए। ये इसको ट्रायंगल बोल के पूरा को एक साथ रेक्टेंगल बोल सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने जो किया वो इसको ये पूरे पार्ट को ट्रापेजियम बोला, 3 4 को एक साथ सॉल्व किया, 5 को फिर लास्ट में अलग से सॉल्व किया। देखिए 2 बेस इंटू हाइट लेंथ, ब्रेथ इंटू लेंथ 2.5 है ये, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल एरिया जोड़ के आया 18.625। तो ये क्या मिला, इम्पल्स मिला। इम्पल्स का मतलब हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम में चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
मास 2 kg दिया हुआ है, 2 से डिवाइड कीजिए, u दिया हुआ है, u प्लस हो जाएगा +5, तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा 14.25 मीटर पर सेकंड। ये आपको यह आंसर मिला। ठीक है, ओके। देखिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 14 और 17 कर लिया। अभी यहाँ पर आपके सामने 20 और 23 क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपने दिया नहीं था, लेकिन मैं खुद बना रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं ये कैसे होगा। यहाँ इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक कार्ट है जिसमें एक मास ऐसे कांटेक्ट में है। अब ये जब कार्ट चलेगी, इसका एक्सेलरेशन अल्फ़ा दिया गया है इस डायरेक्शन में। ये मास जब चलेगी तो ये गाड़ी इसका ये मास इसके साथ कांटेक्ट में होगा। तो पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन अल्फ़ा ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग। मतलब एक्सेलरेशन अल्फ़ा कितना हो सकता है जिससे, मतलब कम ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना एक्सेलरेशन कार का कर देंगे या कार्ट का कर देंगे, ये मास उसके साथ कांटेक्ट में रहे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख कर समझ में आ रहा है कि अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, मतलब एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये मास इसके साथ कांटेक्ट में नहीं होगा, गिर जाएगा। ये पूछा जा रहा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितना एक्सेलरेशन इस कार्ट का रख सकते हैं। तो इसका कैसे बनाएंगे हम लोग, देखते हैं। इसमें देखिए, इस कार्ट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ होगा μ/n, और इसका वेट mg होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझे कि ये गिरेगा क्यों, इसको प्रिवेंट कैसे करना है। तो अगर हम लोग μn ग्रेटर देन इक्वल टू mg रखें, मेन इसका कॉन्सेप्ट देखिए आप लोग। अगर ये इसका μn ऊपर वाला फ्रिक्शन का वाला फोर्स अगर ये mg से बड़ा या इक्वल होगा तो ये मास प्रिवेंट रहेगा, ये फॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को चाहिए n। तो n कैसे फाइंड किया जाए, तो ये कार्ट चल रही है ना, और इसके ऊपर ये मास m है। तो मास m किस फ्रेम में, ये देखिए, अगर बाहर से आप देखते हैं तो मास m जो होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम इसके बारे में पहले से बहुत अच्छे से हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्टडी कर चुके हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा, तो यहाँ पर उल्टे डायरेक्शन में मोशन का उल्टा स्यूडो फोर्स आएगा, जो आप जानते हैं। तो मोशन का उल्टा यहाँ पर स्यूडो फोर्स आएगा। m मास है इसका, इसके ऊपर लगेगा तो m इंटू अल्फ़ा। ठीक है, तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप इस क्वेश्चन का देखें तो आपका बनेगा, ये मास m है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन राइट की तरफ काम कर रहा है, m अल्फ़ा स्यूडो फोर्स काम कर रहा है, और μn फ्रिक्शन काम कर रहा है ऊपर की तरफ, और म्यू गिवन है क्वेश्चन में। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखा, आप अगर क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे तो म्यू गिवन है दोनों के बीच में, और mg नीचे की तरफ है। तो ये क्या है, ये आपका स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स है। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, और ये बॉडी m का, ब्लॉक m का वेट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए μn ग्रेटर देन इक्वल टू mg होगा। ये वाला सिचुएशन कब आएगा, टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से बचाने के लिए हम लोग को ये बताना होगा कि कितना होगा। तो टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग ये हम लोग का आएगा। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन के जगह पे आप लिख सकते हैं n इक्वल टू m अल्फ़ा। तो इस वैल्यू को हम लोग अगर यहाँ पुटअप कर दें तो हम लोग का रिलेशन आ जाएगा म्यू इंटू m अल्फ़ा, नॉर्मल रिएक्शन मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू mg। यहाँ पर m और m कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फ़ा हम लोग को निकालना था, अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई म्यू। ये आंसर आ गया। आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा आंसर है ये। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक बॉडी है जिसका मास 3 kg है, एक बॉडी है जिसका मास 3 kg है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है
तो फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया गया है और बोलता है मोमेंटम कितना एक्वायर्ड होगा। मोमेंटम कितना एक्वायर्ड होगा इसका मतलब मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। तो मोमेंटम में चेंज हम लोग जानते हैं, मोमेंटम में चेंज का मतलब होता है इम्पल्स, और फोर्स टाइम ग्राफ से हम लोग इम्पल्स फाइंड कर सकते हैं। इम्पल्स कैसे फाइंड करेंगे? एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व से, ठीक है। तो हम लोग एरिया अगर निकाल लेते हैं, ये टोटल एरिया 0 से लेकर 6 सेकेंड में कितना एरिया बन रहा है, तो हम लोग का इम्पल्स में चेंज मतलब इम्पल्स आना, इम्पल्स मोमेंटम में चेंज मतलब मोमेंटम कितना इसने एक्वायर्ड किया वो मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया नंबर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो टोटल एरिया अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये ट्राइंगल का एरिया निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट 10 दिया हुआ है, 2 कट गया, तो प्लस ये वाला एरिया रेक्टेंगल बन गया, तो 4 है, ब्रेथ 4 है और हाइट इसकी 10 है, तो 4 इंटू 10, तो ये कितना मिला 10 + 40 50 न्यूटन, 50 एरिया मिल गया। तो मोमेंटम में चेंज जो आएगा, मोमेंटम में एक्वायर्ड होगा वो होगा 50 न्यूटन सेकेंड, इसका यूनिट भी होता है इम्पल्स का, ठीक है। तो ये आपका आंसर मिल गया, शायद ऑप्शन नंबर डी होगा, आप देख लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 मासेस M1 एंड M2, M1 ग्रेटर देन M2 दिया गया है, बोला सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए M1 अगर ज़्यादा मास है तो यहाँ इस साइड एक्सेलरेशन होगा आपका नीचे की तरफ डाउनवर्ड, और इस साइड एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, M1A1 + M2A2 बाई M1 + M2, यही होता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करें। A1 A2 क्या है? A जो है A1 A2 ये दोनों को A बोल सकते हैं, ये सिस्टम का एक्सेलरेशन है। तो ये हम लोग निकालना पहले से जानते हैं पुली में, इसका शॉर्टकट है डिफरेंस इन मास बाय सम इनटू जी। तो एक्सेलरेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं M1 M2 बाई M1 + M2 इंटू जी, ठीक है, ओके। तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, तो हम लोग को एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, यहाँ पे एक्सेलरेशन अपवर्ड है। तो आप किसी एक को पॉजिटिव बोलेंगे तो दूसरा वाला नेगेटिव आएगा। मान लो इसको हम लोग पॉजिटिव बोलते A1 को, तो दूसरा वाला क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ऊपर की तरफ है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों तरफ वैल्यू, दोनों तरफ पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हम लोग को अभी क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में इस वैल्यू को पुट अप कर देना है, फिर सॉल्व करना है, फिर हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ इसको बनाने के लिए। देखिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर क्या आएगा M1 के जगह पे M1 ही है, M1 इंटू आपको एक्सेलरेशन मिलेगा M1 - M2 बाई M1 + M2 इंटू जी। फिर आएगा माइनस, एक्सेलरेशन इसका प्लस था इधर वाले का माइनस है, तो प्लस M2 इंटू, यहाँ पर जगह कम है तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ ऊपर वाले साइड को, प्लस M2 इंटू A2 क्या होगा? नेगेटिव आएगा, सेम वैल्यू नेगेटिव के साथ आएगा, M1 + M2 इंटू जी, यहाँ पे आएगा नेगेटिव वैल्यू आएगा, डिवाइड बाई M1 + M2। अगर ये सब को आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको मिलेगा M1 - M2 का स्क्वायर, और नीचे में ये M1 M2 ये भी आ जाएगा, आप सॉल्व करके देखिएगा, इसका स्क्वायर मिलेगा इंटू जी। तो सेंटर ऑफ मास का आंसर आ गया इतना। तो इसका ऑप्शन शायद ए आपको मिलेगा, देखिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? 20 23 तक और 12, फिर हम लोग अभी करेंगे 31 32 38 39, ठीक है।
देखिए फिर मैंने क्वेश्चन लिखा 32, 38, 39, 31 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फिर से आप सॉल्व कीजिए। आसान क्वेश्चन है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर से बताइए, ठीक है। 32 वाला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से AIEEE 2010 में आ चुका है, ठीक है। इससे बोल रहा है कि टाइम अगर V0 sin थीटा जी से कम होगा तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो ठीक है, कहीं भी पूछ सकता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये मैक्स टाइम ऑफ एसेंट दिया हुआ है, मतलब यहाँ तक पहुँचने का टाइम है। इससे कम टाइम मतलब आप जीरो से लेकर ये टॉप पोजीशन के बीच में कहीं भी, मान लो इस पोजीशन पे पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो एंगुलर मोमेंटम खुद में ही ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बनाने में उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा सूटेबल होगा वो हम लोग प्रोसेस चलेंगे, तो डायरेक्शन के साथ बताना है। तो एंगुलर मोमेंटम को आप बना सकते हैं MVR क्रॉस P से, वहाँ पे MVR आएगा। और एक तरीका है कि टॉर्क से आप बना सकते हैं, टॉर्क से थोड़ा इजी होगा, टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा एंगुलर मोमेंटम का। तो टॉर्क से ये वाला फॉर्मूला तो आप याद कर सकते हैं कंपेयर करके। फोर्स को बोलते हैं हम लोग dP/dt लीनियर मोशन में, तो फोर्स के जगह पे आप टॉर्क ले लीजिए तो dL/dt हो जाएगा, ठीक है। तो t वक्त मतलब ये वाला है, t समय में आप इसको इंटीग्रेट करके देख सकते हैं dL/dt। dL का मतलब है टॉर्क इंटू dt। तो यहाँ पे आप टॉर्क निकाल सकते हैं, कोई पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, वहाँ पे टॉर्क निकाल सकते हैं। तो टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब R क्रॉस F। टॉर्क आता है R क्रॉस F। तो R कितना है, F कितना, वो आपको देखना है। तो R का मतलब हो गया आपका, सपोज कीजिए ये पॉइंट अगर आपने माना, ये पॉइंट कंसिडर किया, तो ये आपका R या X बोल सकते हैं, R। तो ये R कितना होगा, ये V0 है, ये R, और F कितना होगा, इस पॉइंट पे होगा तो F तो आपको mg मिल जाएगा। तो F की जगह मैंने रखा mg। देखिए ये वाला पार्ट R है, ये वाला पार्ट mg है, तो mg मैंने रखा। तो R का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, V0 cos थीटा होगी, और t टाइम लगा यहाँ तक आने में, t टाइम लगा, तो R कितना हो जाएगा, V0 cos थीटा इंटू टी। यही मैंने देखिए यहाँ रखा, R0 V cos थीटा इंटू टी, और mg फोर्स है इंटू dt। इसको इंटीग्रेट करने से इतना मिलेगा। तो एंगुलर मोमेंटम इतना मिल गया, लेकिन अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा। तो टॉर्क के लिए डायरेक्शन डिसाइड कर लीजिए क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन के लिए कोई अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, बड़ा एक टॉपिक है 20-25 मिनट का। फिलहाल मैं यहाँ पे टॉर्क से निकाल रहा हूँ, टॉर्क का डायरेक्शन देखता हूँ। तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसे देखते हैं, टॉर्क का या एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देखते हैं हम लोग। कॉर्क स्क्रू रूल है या राइट हैंड थंब रूल है। तो आर आपका किस तरफ है, इस तरफ है, आर ऐसे है, और ये कैसे है, एम जी नीचे की तरफ है। तो इसमें देखिए आर एम जी की तरफ कर्ल कीजिए, आर एम जी नीचे की तरफ आ रहा है, आर एम जी नीचे आ रहा है, कर्ल कीजिए, हाथ को मोड़ेगा, थंब ये दिखाएगा, वो आपका डायरेक्शन होगा टॉर्क का, वही डायरेक्शन होगा आपका एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये आर है, आर का डायरेक्शन आप दिखाते हैं, ये आर बाहर की तरफ है, आर हमेशा बाहर की तरफ लेते हैं, और एम जी नीचे की तरफ है। तो आर और एम जी नीचे मोड़िए आप ऐसे नीचे की तरफ, आर एम जी। तो ये हाथ बाहर की तरफ निकल रहा है, एक्स वाई प्लेन है, तो ये वाला कौन सा प्लेन होगा, बाहर की तरफ होगा, जेड प्लेन पर, ठीक है। तो इसको हम लोग आउटवर्ड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, -k, नहीं सॉरी गलत बता रहा हूँ, आर बाहर की तरफ है, एम जी नीचे है, तो ये ऐसे मोड़ना पड़ेगा, आर बाहर है और एम जी की तरफ नीचे है ना, ऐसे मोड़िए, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए, आर बाहर की तरफ है और एम जी नीचे है, नीचे की तरफ कर्ल कीजिए, और ये देखिए थंब दिखा रहा है, ये थंब दिखा रहा है अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ होता है -z प्लेन और बाहर की तरफ होता है +z प्लेन।
इनवर्ड हमेशा माइनस लेते हैं, आउटवर्ड प्लस लेते हैं किसी में भी। एक्स वाई प्लेन है तो जेड प्लेन अंदर की तरफ होगा और प्लस जेड प्लेन बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के डायरेक्शन, माइनस के, ठीक है। यही आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा। अगर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, तो अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन को समझने के लिए, कितना तरह से डायरेक्शन हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन 38 कि एक बुलेट को फायर किया गया, ठीक है, एक बुलेट को फायर किया गया और ये बोला जा रहा है कि ये 3 किलोमीटर गया। शायद इसमें एंगल दिया है, तो 1 मिनट मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। एंगल दी गई है 30 डिग्री, एंगल है 30 डिग्री। तो क्या बोला कि ये 5 किलोमीटर तक ये क्या जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे रेंज। ये स्पीड दी गई है और 30 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज निकालेंगे। तो रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, रेंज का फॉर्मूला है u² sin 2 थीटा बाई जी, u² sin 2 थीटा बाई जी। और इसमें आर मैक्सिमम कितना आएगा, आर मैक्सिमम आ जाएगा u² बाई जी, क्योंकि ये वाला वैल्यू हम लोग sin 2 थीटा को ले लेंगे कितना 1, तो ये मैक्सिमम आएगा इतना वैल्यू। यानी कि हमको इसका u² बाई जी निकालना है, कितना हो सकता है u² बाई जी मैक्सिमम इस एंगल पर और इस वेलोसिटी पर और इस एंगल पर आर मैक्स निकाल लेना पड़ेगा। अगर 5 किलोमीटर आता है तो ये जा सकता है और नहीं आता तो नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं इसमें कि इसका u² बाई जी हम लोग को फाइंड करना होगा। तो आर कितना है 3 किलोमीटर है दिया हुआ है अभी फ़िलहाल, u² बाई जी यही हमको फाइंड करना कि कितना मैक्सिमम हो सकता है। और sin 2 थीटा, तो sin 2 इंटू 30 डिग्री तो कितना हो, sin 60 होगा, sin 60 डिग्री होता है √3 बाई टी, √3 बाई 2। तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। तो u² बाई जी हो गया आपका 2√3, मतलब ये 2 इंटू 1.732 इक्वल टू 3.46 किलोमीटर। तो इसका मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम दूरी हॉरिजॉन्टल रेंज होगा 3.46 किलोमीटर। इसका मतलब ये 5 किलोमीटर तक ये नहीं जा सकता है। तो जो ऑप्शन में आपको दिखेगा नॉट पॉसिबल फॉर 5 किलोमीटर, वही आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन में देखा नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो होगा उसमें, तो आप बोलिएगा नॉट पॉसिबल फॉर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक ये जा नहीं सकता है, ठीक है। तो आई होप इसका आंसर आपको मिल गया। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये बोला अ मंकी कैन जंप अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। मतलब ये भी जंप कर रहा है, मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा। एक मंकी ऐसे जंप कर रहा है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा। तो ये आर मैक्सिमम दे दिया गया है 20 मीटर। तो बोल रहा है कि इसका स्पीड, मंकी की स्पीड क्या होगी। तो आर मैक्स का अभी हमने फॉर्मूला देखा कि u² बाई जी होता है इक्वल टू 20। तो 20 होने के लिए u कितना चाहिए, तो u² इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू जी, 10 ले लीजिए, तो u हो जाएगा आपका 200 रूट ओवर, ठीक है, 200 रूट ओवर। तो 200 में कितना आएगा 10 रूट 2, 10 रूट 2 1.4 1.414, तो ये आ जाएगा 14.14 इतना मीटर पर सेकंड, ये आंसर आएगा, ठीक है। या 9.8 लेके देखिए आपका ऑप्शन में क्या दिया गया उसके हिसाब देखिए, मैं देखता हूँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। फोर्टीन मीटर पर सेकंड है, तो 9.8 लेंगे तो आपका 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, अप्रॉक्स 14 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से बी होगा, ठीक है, ओके। तो आज का सॉल्यूशन यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।